हम्म ये लास्ट जो अपन का सेशन हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं जिसके मैंने आंसर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल भी बोलते हैं, गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक होता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं लाइसोसोम को क्योंकि जब हमारी डेथ होती है तो ये क्या करता है, जितने भी कंपोनेंट सेल के अंदर होते हैं सबको ये खा लेता है, खुद भी नष्ट हो जाता है। तो ऑटोलाइसिस की क्रिया के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हमारा लाइसोसोम। सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोक्सिलेजेस जो एंजाइम होते हैं उनके नाम। ये भी लाइसोसोम में ही पाए जाते हैं। तो जैसे अल्फा ग्लाइकोसाइडेज हो गया, ये ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है। लाइपेज हमारा लिपिड को तोड़ता है। कैथेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और राइबोन्यूक्लियोसिस जो होता है ये हमारे आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर तीसरा था पेरोक्सिसोम के क्रिस्टलाइट कोर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेरोक्सिसोम के क्रिस्टलाइट कोर में यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है जो कि एक कैटालिस एंजाइम होता है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे हार्मफुल जो हार्मफुल एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है जो कि फ्री रेडिकल की तरह काम करता है और सेल मेम्ब्रेन या सेल के अदर ऑर्गेनल्स को नष्ट करने का काम करता है। तो ये जो यूरेट ऑक्सीडेज होता है ये उसको न्यूट्रलाइज करके पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फ्री रेडिकल वाला प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाता है, हमारा सेल प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है। कौन सा ऑर्गेनल्स है सेल में जो मॉलिक्यूल्स की ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें दो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे एक इंडोसोम हो गया और एक गोल्गी बॉडीज। ये दोनों क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स जितने प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह किसको किधर जाना है किसको किधर जाना है उनको डायरेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। यदि किसी को सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेजना है, किसको माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ भेजना है, किसको गोल्गी बॉडी की तरफ भेजना है, किसको न्यूक्लियस की तरफ भेजना है, और भी अदर ऑर्गेनल्स में जहां जहां भेजना है, तो उसके ट्रैफिकिंग का काम एंडोसोम और गोल्गी बॉडी करते हैं। फिर है पेरोक्सिसोम की कमी से होने वाली बीमारी। तो पेरोक्सिसोम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये होता है पीबीडी या पेरोक्सिसम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर या डिसफंक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, जेल वेगर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, पेरोक्सिसम बनने की जो प्रक्रिया है वही नहीं होती है, तो पेरोक्सिसम के एब्सेंस में ये जेलवेगर सिंड्रोम होता है। और इस डिसीज से पीड़ित होने वाले जो बच्चे रहते हैं उनके साल भर के अंदर डेथ हो जाती है। ये बहुत ही फैटल डिजीज होता है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर नंबर में माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, और जब जब बहुत सारी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म का सेल का सेंटर होता है। यहीं पे सारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। पूरी एनर्जी का फॉर्मेशन इसी ऑर्गेनल में होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस में क्या बोलते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो वैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और वहीं पे एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है। जो सेल, ये जो एक बायो, जो क्या बोलना चाहिए, एक 1819 में एक रिचर्ड आल्टमैन करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ऑर्गेनल को बायोब्लास्ट का नाम दिया था। और बाद में क्या हुआ, कार्ल ब्रेंडा करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1898 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। और इन्होंने इस वर्ड को ग्रीक से लिया, जिसमें माइटोस का अर्थ होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का होता है ग्रेन्यूल। यानी कि थ्रेड जैसे जो ग्रेन्यूल होते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और देखेंगे कि हमारा जो लीवर सेल यानी हिपेटोसाइट होता है, तो एक हिपेटोसाइट्स में लगभग 2000 की मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि सेल के वॉल्यूम का लगभग 20 से 25% या 1/5 ऑफ द सेल को पूरा कवर कर लेता है। 2000 माइटोकॉन्ड्रिया ने कितनी सारी एटीपी यानी कितनी सारी एनर्जी वो जनरेट करता है कंटिन्यू। सेकंड है हमारा हार्ट मसल फाइबर या कार्डियोमायोसाइट, यानी कि हार्ट के एक सिंगल मसल जो यूनिट होती है उसमें उससे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और इसमें लगभग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं अदर सेल्स से। बॉडी में और भी जो है सेल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि हार्ट को क्या है 24/7 पूरा अपना पंप करना पड़ता है, कंटिन्यूस ब्लड को पंप करना पड़ता है, 5 लीटर पंप
कंटिन्यू करते रहता है, इसलिए उसको धड़कने के लिए, कंटिन्यू बीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। फिर एक मैच्योर ओवम, एग सेल जो हमारी फीमेल्स में पाया जाता है, उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लगभग 1 लाख से लेके 6 लाख तक। ठीक है। अब क्यों पाया जाता है, ये जो हमारा जो ओवम सेल होता है ना, एग सेल या ओवम होता है, उसकी जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है बाकी सेल से, तो इसलिए उसका ऑक्यूपाइंग जो कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। और जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो जो स्पर्म के हेड के पास एक मिड पीस या हेड पीस के बगल में ही रहता है, और पूंछ और हेड के बीच में एक पोर्शन होता है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के लिए जो वो लोग ट्रेवल करते हैं स्पर्म लोग, तो उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया पूरा डिसॉल्व हो जाता है। जब तक वो ओवम के पास पहुंचता है, तब तक उसके सारे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाते हैं। केवल उसके पास क्या बचता है, न्यूक्लियस बचता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब जाइगोट का निर्माण होता है, तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मैटरनल साइड का होता है, यानी कि ओवम का जितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसको मिल जाता है, जाइगोट को मिलता है। ठीक है। यानी कि स्पर्म से एक भी माइटोकॉन्ड्रिया बेबी को ट्रांसफर नहीं होता, उसको जो भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है वो मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। और उसी से फिर वो ग्रोथ करता है, एनर्जी लेता है, और फिर ग्रोथ करते 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 मल्टी सेलर एक बेबी का 3 किलो का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आरबीसी होता है, इसमें बिल्कुल भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है। तो फिर बोलेंगे आरबीसी एनर्जी कहाँ से पाता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होता, यानी मैच्योर आरबीसी में नहीं होता, लेकिन जो इमेच्योर इरिथ्रोब्लास्ट होता है उसमें होता है। स्टेम सेल से जो इरिथ्रोब्लास्ट का निर्माण होता है ना, तो उसमें रहता है। लेकिन जब वो मैच्योर होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन का भर जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा रहे करके उसमें बाकी ऑर्गेनल्स नहीं होते, राइबोसोम नहीं होता है, गोल्गी बॉडी नहीं होता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स में उसमें आरबीसी में नहीं होते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन को बॉडी में इजिली सप्लाई कर सकता है। और उसका शेप भी राउंड नहीं होता है, वो कॉनकेव शेप का होता है, अंदर धसा हुआ रहता है जहाँ पे हीमोग्लोबिन रहता है। और उसका शेप इसलिए होता है कि वो पतली से पतली कैपिलरी में भी इजिली मूव कर सके, इसलिए उसका शेप कॉनकेव होता है। और एक बिलीफ है कि ये माना जाता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसका ओरिजिन एक बैक्टीरियल सेल से हुआ है, रिकेट्सियल्स, जो कि सिम्बायोजेनेसिस के थ्रू बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनल होता है। ठीक है। इसमें राइबोसोम होता है, ये देखेंगे इसमें ग्रीन ग्रीन जो है वो पूरा राइबोसोम है। तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये खुद ही कर लेता है, इसको जिस जिस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और इसमें डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रैंड है। तो ये सेल्फ से डिफ्यूज भी होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ती है डिवीजन के लिए। ठीक है। माइटोटिक डिवीजन के लिए, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन के लिए, इसको ये अपने सेल्फ के डीएनए से अपने आप को डिवाइड कर लेता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन स्ट्रक्चर देखें। इसके स्ट्रक्चर में लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगभग 1000 प्रोटीन आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 40% जो प्रोटीन है वो बैक्टीरियल ओरिजिन के माने जाते हैं। ठीक है। 1000 में 40% यानी 400 जो प्रोटीन है वो बैक्टीरियल ओरिजिन के। इसका जो साइज और शेप होता है वो रॉड शेप का होता है और ओवल शेप का होता है स्ट्रक्चर, जैसे कटलेट होता है ना, कटलेट का शेप वैसे ही रहता है। ठीक है। और इसका डायमीटर लगभग 0.5 से 1.0 माइक्रोन होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, जैसे बाकी ऑर्गेनल्स में हम देखिए सेल मेम्ब्रेन भी वैसे बना था, अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वैसे बना था, गोल्गी बॉडी भी वैसे बना था। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो लिपिड की बाइलेयर होती ही है, और अंदर एक और मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। ये जैसे हमने देखा, ये बाहर की लेयर हो गई, मैं पॉइंटर से दिखाती हूँ। ये बाहर की एक सिंगल लेयर हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन है जो बहुत फोल्डेड है, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें पाया जाता है।
आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है, जो और ऑर्गेनेल को पूरी तरह से कवर करके रखता है, कहीं भी मुड़ा उड़ा नहीं होता, पूरा कवरिंग रहता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है और क्रिस्टी का निर्माण करता है, जिससे कि उसको बहुत बड़ा सरफेस, अगर हम क्रिस्टी को सीधा करेंगे तो बहुत लंबा वो माइटोकॉन्ड्रिया को निकल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो मुड़े हुए फीते के फॉर्म में रहता है, और जिससे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसको बहुत लंबा सरफेस मिलता है। ये पूरा मुड़ा हुआ रहता है, ये पूरा क्रिस्टी कहलाता है। ये मुड़ा हुआ पोर्शन है ना, ये सब क्रिस्टी का पोर्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल चैम्बर होता है उसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, वो भी लिक्विड टाइप का रहता है, उसी में सारे प्रोटीन, एंजाइम्स, सब राइबोसोम, डीएनए उसमें रहते हैं। ये अपने आप में एक सेल की तरह होता है, सेल के अंदर सेल बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम सकता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये अपने आप को इसमें रिप्रोड्यूस करने की सेल कैपेसिटी भी खुद में होती है, तो इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, जो मैंने बताया सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम भी होता है, यानी खुद के पास सब चीजें। वेल सेट। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो हमने देखा। आउटर मेम्ब्रेन, उसका उसकी क्या क्षमता होती है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको अलग बनाती है। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पोरस होता है और परमिएबल होता है, तो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल है लोग इजिली अंदर घुस जाते हैं, इसको किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, देखो बड़े मॉलिक्यूल नहीं जाते, बट जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल हैं वो इजिली पास हो जाते हैं। जैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन में एक प्रॉपर्टी थी कि सेमी परमेबल होता है, तो जिसको अंदर आने देना उसको आने देता है, जिसको नहीं आने देता उसको नहीं आने देता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये परमिएबल होता है और इजिली स्मॉल मॉलिक्यूल को पास होने दे देता है अंदर बाहर। ठीक है। दूसरा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्रिस्टी और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो स्पेस होता है ये कंपार्टमेंट की तरह होता है, और यहीं पे जो प्रोटॉन है वो पंप होके स्टोर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वहीं पे क्या प्रोटॉन, जो एनर्जी है ना वो एक्चुअली में प्रोटॉन होता है, जो हमने एटम में पढ़ा था कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो जो प्रोटॉन होता है उसमें हाईली एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वही क्या है, जब ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वही प्रोटॉन वहां पे स्टोर हो जाता है, और इसी को एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसी प्रोटॉन को लेके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी एनर्जी करेंसी का काम करता है। फिर है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वही हमने बताया कि बहुत हाईली फोल्डेड होता है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, और इसका जो सरफेस एरिया होता है बहुत बड़ा रहता है, जिससे एटीपी का सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रक्रिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इन्वॉल्व हो सके। फिर क्रिस्टी। क्रिस्टी का शेप बहुत अलग अलग होता है, हर सेल में इसका यानी कि सेल टू सेल इसमें वेरिएशन आ जाते हैं। अगर ये हमारा वो सेल होगा, न्यूरॉन के सेल हो गए, या कार्डियोमायोसाइट हो गए, या लीवर के सेल हो गए, तो उसमें इसकी शेप क्या होगी, ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो ज्यादा वहां पे एनर्जी बनने का काम होगा। और ये ट्यूबुलर होते हैं, लैमिलर और मिक्स्ड भी हो सकते हैं। और इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और इस फंक्शन के कारण जो भी एंजाइम्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो एक साथ क्रिस्टी के में मिला के उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी क्रिस्टी हो गया, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गए, इन सबको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यानी एक सिस्टम में लोग मिलकर काम करते हैं। फिर इसमें कौन कौन से एंजाइम और प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये सक्सिनिक एसिड के पास वहां पे एटीपी रिड्यूस होता है, वहां पे काम होता है, एनएडीएच रिड्यूस होता है। एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस, एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल जब रिड्यूस होता है तो वहां पे 3 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साइटोक्रोम सी, इसकी पूरी कॉम्प्लेक्स रहती है साइटोक्रोम सी की, जो एक एक करके प्रोटॉन को आगे की तरफ बढ़ाते जाती है।
पूरा चेन सिस्टम रहता है। एटीपी सिंथेस, ये एटीपी के निर्माण में हेल्प करता है ये एंजाइम। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स या माइटोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड या लिक्विड पाया जाता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस मैट्रिक्स में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे क्रेब्स साइकिल में हेल्प करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोराइबोसोम होता है ये भी इसमें पाया जाता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये माना जाता है जो माइटोराइबोसोम यानी माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है, उसका इवोल्यूशन किसमें से हुआ, एंसेस्टर बैक्टीरिया से हुआ है। जिसे क्या हुआ, किसी यूकेरियोटिक जो सेल था उसने उस बैक्टीरिया को खा लिया और वही बाद में क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ऐसा माना जाता है, ऐसी थ्योरी है। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सबसे फर्स्ट टॉप में है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे फर्स्ट, इसीलिए इसको माना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेलुलर फंक्शन के लिए जो एनर्जी लगती है उसका निर्माण करता है। और ये जो एनर्जी बनती है वो ऑक्सीडेशन के दौरान किससे किससे बनती है, डाइजेस्टेड फूड जैसे प्रोटीन, कार्बोस, लिपिड, इनका। और जो क्रिस्टी में एंजाइम्स होते हैं वो इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे हमारे एटीपी का निर्माण होता है। और जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है उसी के समय क्या होता है, पानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी का निर्माण होता है। ये हम लोग जब C6H12O6 का फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं और जब वो उसको उसमें एंजाइम्स का नाम लिख देते हैं, ठीक है, माइलेज या जो भी उसमें एटीपी सिंथेस जो भी एंजाइम लगता है, और फिर उससे बनता है हमारा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और 36 एटीपी ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं इसमें। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में किस फॉर्म में से स्टोर होती है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट की तरह प्रोटॉन के रूप में ये वहां पे स्टोर होती है और बाद में एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, प्रोटॉन अलग है। प्रोटॉन एक क्या बोलना चाहिए, एनर्जी का फॉर्म होता है प्रोटॉन जो होता है। तो जब एटीपी आता है उसी प्रोटॉन को ग्रहण करता है और वो एटीपी का निर्माण करता है। और जब जब कोई फंक्शन हमारे उसमें होता है, सेल के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, तो उसमें ये यूज होता है। जैसे ग्लूकोज को भी तोड़ने के लिए भी ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट, तो वहां पे एक एटीपी का यूज होता है। यानी कोई भी प्रोसेस होता है तो वहां पे एनर्जी का यूज होता है। तो ये एटीपी जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है एज ए, ठीक है, मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर करता है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एनर्जी का प्रोडक्शन और एटीपी का सिंथेसिस दो अलग क्रिया है, इसको मिक्स नहीं करना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रेस्पिरेटरी चेन के कंपोनेंट के थ्रू एटीपी को एटीपी के निर्माण में हेल्प करता है। और ये किसके थ्रू होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के कारण। फॉस्फोरस का ही इसमें यूज होता है, फॉस्फेट का। ठीक है, जितने भी हम एटीपी का फुल फॉर्म में देखें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें 3 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के जुड़ते हैं, तब वहां पे एनर्जी स्टोर होती है। और जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से डिफ्यूज होके सेल में चला जाता है, यानी इजिली वो निकलते रहता है ऐसे पूरे एनर्जी के रूप में निकलते रहता है हर समय, क्योंकि वो परमेबल होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, तो इजिली वो निकलते रहता है और जहां जहां यूज होता है वहां वहां चला जाता है। और जब जब सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये एटीपी मॉलिक्यूल एक फास्फोरस एक फास्फोरस को देता है और वहां से जो प्रोटॉन निकलता है वो एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है। ठीक है, और एडीपी के रूप में वो चला जाता है, फिर से वो फॉस्फेट के साथ जुड़ के फिर एटीपी का निर्माण करता है। इसलिए एटीपी को क्या बोला है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, वैसे ही बॉडी के अंदर बिना एटीपी के कोई काम नहीं होता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी बोले हैं। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो एटीपी है वो पैसे की तरह काम कर रहा है, कि हर काम में पैसा चाहिए तो हर काम में वहां एटीपी लगता है। फिर है नेक्स्ट, इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर के सेल्स में, ये लीवर सेल में ही होता है ना ये वाला जो फंक्शन है। तो लीवर सेल में क्या होता है, बहुत जो माइटोकॉन्ड्रिया है
तो उसमें एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से क्या निकलता है, नाइट्रोजन या अमोनिया निकलता है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के अमोनिया का निर्माण करता है, और ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है। अगर ये विदाउट इसको डिटॉक्सिक किए बिना, यानी कि इसको इसका क्या बोलते हैं, इसका जहर जो भी होता है, अगर उसको बिना उसको मॉडिफाई किए अगर ये सेल से बाहर निकल गया, तो ये सीधा ब्रेन में चला जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी होने के चांसेस होते हैं। ये लिवर सिरोसिस के पेशेंट में बहुत देखा जाता है, क्योंकि उनका लिवर जो है काम करना बंद हो जाता है, तो अमोनिया जो है इजिली रिलीज होके कहीं भी ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, तो हाँ, जो हेल्दी लिवर होता है वो इस अमोनिया को क्या करता है, लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यानी यूरिया साइकिल भी कहाँ हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है और यूरिया का निर्माण कर रहा है। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है रेदर देन अमोनिया के, लेकिन ये अधिक मात्रा में बढ़ता है तो भी दिक्कत होता है, यूरिया भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है एपोप्टोसिस। जो एपोप्टोसिस की क्रिया होती है, जैसा हम जानते हैं, ये क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी प्रोग्रामिंग करके, प्रॉपर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सेल की डेथ होना को ही एपोप्टोसिस बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कि ऑर्गेनल्स की एक एज होती है तो वो भी धीरे धीरे डेथ की ओर जाते हैं। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये एंजाइम्स के थ्रू होती है। बॉडी में जो भी डेथ की क्रिया होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, उसके लिए कोई ना कोई एंजाइम लगता है। तो इस एपोप्टोसिस की क्रिया के लिए भी एक एपोप्टोजेनिक फैक्टर यूज होता है, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी। ये भी कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है, और ये साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में निकलता है। यानी इसको क्या है कि सेल डेथ का वो रेडी करना है कि हाँ, इस सेल की डेथ होने वाली है, तो ये उस प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। तो साइटोक्रोम सी क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, और वहां कैस्पासिस नाम का एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करता है। और ये जो एंजाइम है, यही सेल के डेथ को ट्रिगर करने का काम करता है। ठीक है, जो साइटोक्रोम सी है, उसमें क्या सिस्टीन डिपेंडेंट प्रोटीएज होता है। ठीक है, और ये सिस्टीन रेसिड्यू एक्टिवेट करता है किसको, स्पार्टेट कंटेनिंग सीक्वेंस को, और ये टारगेट प्रोटीन के पास जाके उसको ट्रिगर करता है और सेल डेथ को प्रमोट करता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन होते हैं उसके द्वारा रेगुलेट होता है, जो कि क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल की जो आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है उसी को रोक देता है। ठीक है, उसका तो मेन वही है कि जितना एनर्जी बने वो बाहर निकल जाए। लेकिन ये जो एंजाइम क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को रोक देगा, तो वहां से एटीपी नहीं निकलेगा, तो सेल को क्या है, एनर्जी नहीं मिलेगा, तो सेल डेथ की ओर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एपोप्टोसिस का एक इवेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा HB सिंथेसिस। ठीक है, जो साइटोक्रोम सी होता है उसी में क्या पाया जाता है, हीम पाया जाता है, तो ने अभी पढ़ा। तो वो हीम जो होता है, जब हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, तो वहां पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये अपना साइटोक्रोम सी जो है, उस हीम को क्या करता है, ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम को कंडेंस करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, उसको बोलते हैं एमिनो लेवुलिनिक एसिड। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी एमिनो लेवुलिनिक एसिड में आयरन इंसर्ट होता है, और प्रोटोफॉर्फिरिन 9 के साथ ऐड होता है, और फेरोचिलेटेज एंजाइम के एक्टिवेशन के दौरान हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है। ये कौन से प्रोसेस में होता है, जब आरबीसी मैच्योर होके ब्लड में नहीं आ रहती, ये इमेच्योर फॉर्म इरिथ्रोब्लास्ट की स्टेज होती है ना, तब वहां के जो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ये फंक्शन करता है। मैच्योर होने के बाद तो उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं होता, सब डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट इसका स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का स्टोरेज बहुत सारे ऑर्गेनल्स करते हैं, जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, ये क्यों करता है कैल्शियम आयन का स्टोरेज, एक्चुअली क्या है, जो कैल्शियम होता है सेकंड मैसेंजर का काम करता है, एज वेल एज बफरिंग का काम करता है। लेकिन यही अगर एक्सेस अमाउंट में अगर सेल में हो जाए, तो सेल्स की जो जितनी भी एक्टिविटी है उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए क्या होता है, कई जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके अपने में स्टोर करके रख लेते हैं, और जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की कमी होती है, तो इन लोग निकल के हेल्प करते हैं। और जो कैल्शियम आयन होता है, ये सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। फर्स्ट मैसेंजर कौन होता है हमारे सेल के लिए, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, और सेकंड मैसेंजर कौन होता है, कैल्शियम आयन।
तो इसलिए ये गेट ओपन करने का काम करता है। जितने भी सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट होता है, इंसुलिन का इंसुलिन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ग्लूकोज की एंट्री होती है, तो जितने भी सेल में मल्टीपल फंक्शन होते हैं उसके लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये गेट ओपनिंग का काम करने का करता है और एज ए सेकंड मैसेंजर का काम करता है। ठीक है। तो जो साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन है उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया मेंटेन करता है, और एक्सेसिव जो कैल्शियम लेवल है उससे हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म में उसका जो पीएच है उसको मेंटेन करना है, तो इन लोग उसमें कुछ भी चीज एक्सेस नहीं रखते, सब अपना अपना उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सब अपना अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मेटाबॉलिक रेगुलेशन, द मेन गेम स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, मेटाबॉलिक पथवे, सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक पथवे होते हैं मोस्टली यहीं से स्टार्ट होते हैं या फिर इसमें खत्म होते हैं, दोनों प्रोसेस हो सकता है। तो जैसे देखा जाए टीसीए साइकिल, टीसी साइकिल सब जानते हैं, इसमें 36 एटीपी यानी कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल से 36 एटीपी का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जितने भी साइकिल होते हैं उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन के रूप में सेव कर लेता है और एटीपी का निर्माण करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कंपोनेंट होते हैं जैसे लिपिड, फैटी एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, उससे ग्लूकोज के निर्माण के लिए भी उसके ग्लूकोज के निर्माण के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जो फॉस्फोरिलेशन का काम होता है, यानी फॉस्फेट जो एटीपी का निर्माण होता है उसमें भी ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन, फैट किससे बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में चला जाता है, और जो फैटी एसिड होता है उसका जो कैटाबॉलिज्म होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन के रूप में होता है। और बीटा जो ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और लास्ट में जो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है वो वापस टीसीए में जाके एटीपी का निर्माण करता है। एमिनो एसिड सिंथेसिस, ग्लूटामाइन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, जितने भी वहां पे एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं उसका भी निर्माण कहाँ होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर है बीसीएए डिग्रेडेशन, ब्रांच एंड एमिनो एसिड डिग्रेडेशन। ब्रांच एमिनो एसिड कौन कौन आता है, इसको पढ़ लेना। ब्रांच एंड एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होते हैं, क्योंकि जब लीवर सिरोसिस होता है ना तो ब्रांच एंड एमिनो एसिड रिच प्रोटीन खाने को बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि इसी को बस डाइजेस्ट कर पाता है, क्योंकि लीवर में वो क्षमता नहीं होती है, तो जो मसल है मसल इसी को खाता है। इसलिए जो लोग जिम विम करते हैं ना उन लोग को बीसी डबल ए देते हैं एज ए सप्लीमेंट, कि उन लोग की मसल पंपिंग अच्छी हो। देन है यूरिया साइकिल। तो जो स्टार्टिंग के जो दो स्टेप होते हैं, कार्बोमिल फास्फेट से जो सिट्रुलिन बनता है वो प्रोसेस यही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उसके आगे के जो स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में होता है। हीम सिंथेसिस, ये भी यही माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस यही होता है, और यहीं से वो न्यूक्लियोटाइड कहाँ जाता है, डीएनए में जाता है या न्यूक्लियस में जाता है, और वहां डीएनए आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है। तो इतने सारे मेटाबॉलिक साइकिल केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और इसमें एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी लगता भी है। नेक्स्ट हमारा हीट प्रोडक्शन। कई जो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। ठीक है। एनर्जी के साथ साथ जब भी एनर्जी निकलेगी तो वहां से हीट भी निकलेगी ना, जहां भी एनर्जी निकलेगी, जैसे अपन बल्ब जलाते हैं तो उसमें ऐसे हीट आता है ना, सेम वैसी माइटोकॉन्ड्रिया से भी क्या होता है, हीट निकलता है। जैसे हमारा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा 37 जो डिग्री जो टेम्परेचर है, 98.2 जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, वो किसकी वजह से है, हीट प्रोडक्शन का। और हीट प्रोडक्शन जो होता है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसलिए हमारी बॉडी हीट रहती है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, सर्टेन इन्फेक्शन हो गया या फीवर हो गया तो उसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बनाता है, एनर्जी बनाता है। और ये किसके रिस्पॉन्स में होता है, मैक्रोफेजेस या इम्यून सेल्स के, यानी कि बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वो इम्यून सेल आके सेल को ट्रिगर करेगा, और सेल के किसको ट्रिगर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रिगर करेगा, और वो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेस अमाउंट में हीट बनाने का काम करता है। फिर है सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। हाँ, हीट प्रोडक्शन का एक और बताना था। हर जो इन्फेक्शन होता है ना उसमें जो हीट का लेवल या टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। नॉर्मल कंडीशन 98.2 है तो मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही 99 डिग्री हो गया तो हमको अनईजी लगना शुरू हो जाता है, यानी कुछ इन्फेक्शन है। वायरल फीवर में देखें तो 102 से लेकर 104 तक का डिग्री तक का फीवर होता है। और कोविड में तो अभी देखा गया 105, 106, 108 डिग्री तक का फीवर था। तो बॉडी क्या करती है, उस बैक्टीरिया को ग्रोथ या उस वायरस की ग्रोथ को
रोकने के लिए टेम्परेचर को उतना बढ़ा देती है ताकि वो और मल्टीप्लिकेशन की क्रिया न कर सके। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल हीट प्रोडक्शन में या फीवर रेगुलेशन में भी यूज होता है। फिर है सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर सेल्फ का राइबोसोम होता है, सेल्फ का डीएनए भी होता है। तो ये क्या करता है, उसमें भी ये प्रमोट करता है। जब सेल की ग्रोथ होती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन बनाने का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी, यानी कि मैंने बोला ना, सेल के हर फंक्शन में एनर्जी का यूज होता है, हर फंक्शन में एनर्जी का यूज होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है उसी से सेल की ग्रोथ होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम बंद कर दे तो सेल वहीं पे मर जाएगा। एक बीमारी होती है, उसके बारे में आगे बताऊंगी। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को खाने लग जाता है और उसको नष्ट कर देता है, तो उससे सेल डेथ बढ़ जाता है। हाँ, अब है एटीपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें सारी जो क्रियाएं हो रही है उसके बारे में कुछ डिटेल है। ठीक है, कहाँ पे हो रही है, ये क्रिस्टी में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इंटरस्पेस में होता है, यहाँ पे जाके पूरे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन से ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हुई, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना, पायरुवेट से टीसीए साइकिल हुआ, टीसी साइकिल से 38 एटीपी का निर्माण हुआ, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, और वो प्रोटॉन क्या है, स्टोर हो जाता है यहाँ पे, और उसी उसी प्रोटॉन को एडीपी जो है लेके एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, और यही एटीपी क्या होता है, सारे सेल्स के फंक्शन में यूज होता है। तो एटीपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से 130 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज से ज्यादा किससे एटीपी मिल रहा है हमको, फैटी एसिड से मॉलिक्यूल। इसलिए क्या बोलते हैं, फैट को एनर्जी का डेंस सोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एटीपी का निर्माण भी ज्यादा होता है। और जनरल कंडीशन में जब कीटोन बॉडी, यानी कि कुछ मात्रा में क्या होता है, फैटी एसिड तो ऑक्सीडेशन में हो जाता है यूज, और कुछ ऑक्सीडेशन में यूज नहीं होता, वो कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और कीटोन बॉडी के ऑक्सीडेशन से 22 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और लगभग एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो जिसमें जिसमें ऑक्सीजन लगता है उसमें लगभग 90% एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और साइटोप्लाज्म में जो भी प्रक्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन जरूरत है भी और नहीं भी रहता। तो जिसमें नहीं रहता उसमें एटीपी कम बनता है, और जिसमें रहता है उसमें एटीपी ज्यादा बनता है। ठीक है, एक एवरेज सेल लगभग पर डे कितना एटीपी यूज करता है, 10 बिलियन, 1000 करोड़ एटीपी का यूज कर लेता है एक एवरेज सेल। ठीक है, तो इस तरह एक एडल्ट को एटीपी की कितनी नीड होगी, 3 × 10⁻25। इसको मल्टीप्लाई करके तो 3 के बाद 25 जीरो लगा देना तो उतना हो जाएगा 26 जीरो। और जितना भी हम हमारी बॉडी एटीपी बनाती है उसमें से लगभग 70% एटीपी ब्रेन ही यूज कर लेता है। इतना ज्यादा हाईली वाइटल ऑर्गन होता है ब्रेन, कि कंटिन्यू उसको इतने सारे मैसेजिंग सिग्नलिंग करना रहता है, इतने सारे इंफॉर्मेशन भेजने रहते हैं। तो इसमें इस काम में सबसे ज्यादा एटीपी का यूज होता है। हाँ, ये आ गया मेन हमारा। ये जो पूरा है समझ लो, ये पूरा हमारा सेल है। ये सेल के अंदर केवल साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बताया गया। तो हमारे साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी क्रिया होती है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी क्रिया होती है, ये पूरा इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में दिखाया है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और जो पायरुविक एसिड बनता है वो यहाँ से टीपीपी कॉम्प्लेक्स बना के एंटर करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, टीपीपी कॉम्प्लेक्स जो थायराइड थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है ना, वो थायमिन जो है वो विटामिन बी 1 का काम करता है। तो यहीं से हमारा शुरू हो गया विटामिन बी 1 का काम। ठीक है, फिर ये साइकिल चलता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसमें एफएडी रिड्यूस होता है तो 2 एटीपी का निर्माण होता है, एनएडी रिड्यूस होता है तो यहाँ पे 3 एटीपी का निर्माण होता है।
ठीक है, ये जो साइकिल है सब में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो एफएडी होता है वो क्या होता है, विटामिन बी 2 फ्लेविन, राइबोफ्लेविन बोलते हैं ना, तो वो यहाँ यूज हो गया। और जो एनएडी होता है नियासिन, निकोटिनामाइड, ये होता है हमारा विटामिन बी 3। तो यानी कि इस एनर्जी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का 3 विटामिन तो यही यूज हो गया, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 और विटामिन बी 3। और जो यहाँ एटीपी से जब एडीपी रिड्यूस होता है, यानी कि यहाँ पे जब एनर्जी लगता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी एज ए को फैक्टर यूज होता है। इसमें दिया नहीं है, बट मैग्नीशियम आयन भी लगता है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, तो जो हम जो खा पी रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये सब प्रोसेस के लिए ही ले रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस अच्छे से बने और एटीपी का निर्माण हो। जो कैलोरी खा रहे वही तो है। ठीक है, ये एनर्जी बना। फिर नेक्स्ट है ये फैटी एसिड। फैटी एसिड से क्या बना, बीटा ऑक्सीडेशन से टीसीए से तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है और 36 एटीपी बन जाता है। अब बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसमें भी पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और 130 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जब अमोनिया बनता है, ये कौन से प्रोसेस से, हमारे टीसीए साइकिल हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, या एटीसी हो गया। इसमें से जो अमोनिया बनता है वो कार्बोमिल फास्फेट के साथ जुड़ के सिट्रुलिन का निर्माण करता है। ये दोनों प्रोसेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर सिट्रुलिन के बाद जो एंजाइम लगता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म में वो क्रियाएं होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में आगे के जो एंजाइम है वो इसमें रहते हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उसके आगे की प्रक्रिया हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। और इसी के दौरान क्या है, यूरिया का निर्माण होता है। ये यूरिया बना और पानी बना। ठीक है, यूरिया और पानी बना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है कीटोजिनेसिस का प्रोसेस। ये यूरिया फिर अपने लीवर से निकल के किडनी में चलने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कीटोजिनेसिस। बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एक एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ भी रहता है। तो जब ये यूज नहीं होता इसमें का, जब एसिटाइल कोएंजाइम इसमें नहीं जा पाता, किसमें, टीसीए साइकिल में जब नहीं जा पाता, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, इधर कीटोजिनेसिस की प्रक्रिया में चली जाती है। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम फिर क्या बनाता है, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट और एसिटो एसिटिक एसिड, ये 3 कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। कब, जब एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में नहीं जा पाता। ये पता है कब नहीं जा पाता, जब डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए डायबिटीज में क्या है, कीटोन बॉडीज पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो इंसुलिन हार्मोन के एब्सेंस की वजह से इसमें एंटर नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, जो इंटर मेम्ब्रेन होता है ना माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर, उसके स्पेस में क्या होता है, यानी क्रिस्टी और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, वहां पे साइटोक्रोम जो सी होता है उसके 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सारे जो प्रोटॉन है यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन पूरा प्रोटॉन हो गया। और यही हाइड्रोजन को क्या करता है, फिर एडीपी आता है और इसी हाइड्रोजन या प्रोटॉन को यूज करके एटीपी का निर्माण करता है। इस तरह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से एटीपी का निर्माण होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर बनता कैसे है हमारे सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जो जब सेल जब नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। जैसे हमारा जो हिपेटोसाइट होता है, हमारा जो हिपेटोसाइट होता है उसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो कई बार क्या होता है, फ्री रेडिकल ज्यादा हो गए, हमने ड्रग्स ले लिया, कीमोथेरेपी मेडिसिन ले लिया, या और भी कई जो मेडिसिन एंटीबायोटिक ले लिए, तो उससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से वापस से उस माइटोकॉन्ड्रिया को रीजनरेट करने के लिए जो हमारा सेल होता है वो बायोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रोसेस में करता है। ये जो प्रोसेस होता है इससे सेलुलर फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ के लिए ये प्रक्रिया जरूरी होती है। इस प्रोसेस में 3 प्रकार के जीन इन्वॉल्व होते हैं। PGC1 अल्फा, ये मास्टर रेगुलेटर होता है। दूसरा NRF1 एंड NRF2, ये TFAM नाम के जीन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं।
ये जो जीन होते हैं ये न्यूक्लियस से आते हैं और ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीन को एक्टिवेट करते हैं और वही ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स और भी कॉपीज बनाना, एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए की कॉपीज बनाने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बायोजेनेसिस की क्रिया के थ्रू क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, दो माइटोकॉन्ड्रिया में कैपेसिटी होती है कि वो खुद ही दो टुकड़ों में टूट के नए नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फीजन बोलते हैं। ठीक है। और कई बार क्या होता है, दो छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया मिलके एक बड़े माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स जोड़ना, फिजन मीन्स टूटना। तो इसके द्वारा भी माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। इसके अलावा और क्या होता है, जो अनफ्यूज या फ्रेगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको माइटोफेजी के द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। यानी कि सेल में 2000, अगर लीवर सेल में अगर 2000 माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें उससे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रह सकते, तो उस बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये बैलेंस होमियोस्टेसिस बना रहता है कि उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी न रहे सेल से। यानी कि सेल को ये प्रोग्राम यानी कि इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस सेल में इतने ही माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। तो सेल्स प्रॉपरली उसको फॉलो करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस है वो सेलुलर स्ट्रेस के रिस्पॉन्स से भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे फिजिकल हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी वो बायोजेनेसिस की क्रिया होने लग जाती है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो भी उससे माइटोकॉन्ड्रियल जो बायोजेनेसिस है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जितना ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होगा उतना ज्यादा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन और उससे जो डैमेज हो जाता है, किससे, फ्री रेडिकल से जो डैमेज है उसको भी रोकने का काम करता है। ठीक है। यानी एक्सरसाइज जो एरोबिक, उसमें कौन से एरोबिक एक्सरसाइज जिससे ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़े बॉडी में, वैसे एक्सरसाइज से ही माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ता है हमारी बॉडी। और जो माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस है वो सेल में एडेप्टेशन को भी बढ़ाता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जैसे जब हम लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो देखना पहले तो नॉर्मल मसल होता है, फिर बाइसेप्स का जो पंपिंग होता है, बाइसेप्स बढ़ जाता है, ट्राइसेप्स बढ़ जाता है। कि जिन लोग मस्कुलर ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी बॉडी में मसल्स की संख्या बढ़ती है। तो मसल्स की संख्या बढ़ती है तो साथ ही साथ क्या है, उसके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या बढ़ती है, तो इससे क्या है, उनकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी बॉडी में जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी उसकी बॉडी में उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया भी बढ़ेगी और मेटाबॉलिक कैपेसिटी भी बढ़ेगी। यानी उसमें टीसीए ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ज्यादा होगा, बाकी क्रियाएं भी बढ़ जाती है। इससे जो लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं ना उनके में क्रिएटिनिन भी हाई रहता है थोड़ा, क्योंकि मस्कुलर बन रहा है तो वो टूटेगा भी। ये इसका प्रोसेस है, ये बायोजेनेसिस का प्रोसेस है। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये तीन माइटोकॉन्ड्रिया उन लोग फ्यूज होके क्या हो गए, बड़े माइटोकॉन्ड्रिया बना लिए। ठीक है। ये भी बायोजेनेसिस का प्रोसेस है। और ये बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया वो दो पार्ट में टूट के दो छोटे माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लिए। और जो बच जाते हैं उसको क्या करते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है, तोड़ के सेल से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस और माइटोफेजिस से माइटोकॉन्ड्रियल का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। ये जीन्स में जैसे न्यूक्लियस से हमारे जो जीन्स हैं उससे इंफॉर्मेशन आती है माइटोकॉन्ड्रिया बनने की, तो उस प्रक्रिया का होता है। जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस होगा। हम्म। अब माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, न्यूक्लियस ने तो बढ़ा दिया इंफॉर्मेशन देके, लेकिन हमारे हाथ में है क्या ये भी, हाँ हमारे हाथ में भी है कि माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस को कैसे बढ़ाया जाए। तो पहला है इसमें एरोबिक एक्सरसाइज से। जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होते हैं उससे माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ती है और उसका फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। फंक्शन इम्प्रूव होना यानी कि उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं वो भी इम्प्रूव हो जाता है और उसकी डेंसिटी भी अच्छी, यानी कि हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं एक्सरसाइज करने से। इससे माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा रहेंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे रहेंगे तो सेल मेम्ब्रेन भी अच्छा रहेगा, सेल मेम्ब्रेन अच्छा रहेगा तो उसके रिसेप्टर भी अच्छे रहेंगे। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ लो, यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस तुमको समझ में आएगा कि रिसेप्टर वीक रहेंगे तो इंसुलिन उसमें ऐड नहीं होगा, ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा, ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिक साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा तो एनर्जी भी नहीं बनेगा। तो ये पूरा फंक्शन आपस में इंटर रिलेटेड होता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से भी हमारा इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो भी क्लियर होता है।
सेकंड है हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। जो हमारी लाइफस्टाइल है कि हम लोग फूडिंग प्रॉपर वे करें, हेल्दी फूड्स खाएं, एक रूटीन मेंटेन करें, स्लीप साइकिल मेंटेन करें, या सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग हम अगर काम करते हैं तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सुधरता है और उससे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ती है। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक, योगा हो गया, स्लीप यानी प्रॉपर स्लीप लिए, योगा किए, मेडिटेशन किए, तो जितने भी शांत रहने की भी जो प्रक्रिया है उससे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ये जो प्रक्रिया होती है इससे भी हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है। और कुछ डाइट में हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, सेलेनियम, जिंक। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3, ये भी बहुत काम की चीज होती है, ये भी हमारे सेल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट और भी सीई और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं फूड, फंक्शनल फूड होते हैं, वो भी जैसे हमारा एक ग्रीन टी में होता है। ठीक है, ग्रीन टी में क्या पाया जाता है, पढ़ना तुम लोग उसको, क्या पाया जाता है ग्रीन टी में, ऐसी कौन सी चीज होती है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और डैमेज को रोकती है। फिर है कोएंजाइम Q10 और एल कार्निटिन। ये सप्लीमेंट ना ड्यूरिंग लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, उन लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाने में हेल्प मिलती है और मसल पंपिंग अच्छी होती है, इसलिए इसको लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक, रिफाइंड कार्ब। जितने भी हमारे जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाती है। फिर है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के लिए कई वैरायटी ऑफ कंडीशन डिपेंड करती है। ठीक है, बहुत सारे हेल्थ कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करते हैं। तो पहला है इसमें प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, ये जब हमारे के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में या न्यूक्लियर डीएनए में जेनेटिक म्यूटेशन होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट को अफेक्ट कर देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, उसका बायोजेनेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर डीएनए एक और एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं पीबीसी। पीबीसी, इसको मैं इसका डिटेल भेज दूंगी ग्रुप में। पीबीसी होता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। इसमें क्या होता है, एक जो माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज होता है, उसको लगता है जब माइटोकॉन्ड्रिया जब डिस्ट्रक्ट होता है ना, तो उसमें से साइटोक्रोम सी एंजाइम निकलता है और भी कुछ कुछ एंजाइम निकलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंटीबॉडीज को लगता है कि वो एंटीजन निकल रहा है या सेल को नष्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है ए में। इसलिए क्या होता है, वो फिर जो सेल होता है, कौन सा सेल, ये कहाँ पे होता है, जो हमारा बाइल डक्ट होता है ना, उसके जो एपिथेलियल सेल होता है, उसको ये नष्ट करने का काम करता है। एपिथेलियल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को वो उसको टारगेट करके रखता है कि इसको मेरे को नष्ट करना है, तो वो एंटीबॉडी क्या है, एपिथेलियल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देता है बिलियरी डक्ट के, तो इसलिए लीवर सिरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो गया। अब है सेकेंडरी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। ये डिजीज दूसरे डिजीज के कारण होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, अल्जाइमर हो गया, पार्किंसंस हो गया, हंटिंगटन हो गया, एएलएस हो गया। इसकी वजह से भी हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिस्फंक्शन होता है। ये सेकेंडरी कारण है, प्राइमरी में जीन इफेक्ट होता है, सेकेंडरी में उसके दूसरे कारण से वो अफेक्ट होता है। दूसरा कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट फेलियर हो गया, अदर हार्ट कंडीशन हो गया। उसमें भी क्या होता है, क्योंकि हार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, तो हार्ट जब डिस्टर्ब होता है तो भी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है इसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जितने भी हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, और भी हार्मोनल डिसबैलेंस की जो कंडीशन होती है, उससे भी क्या होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या डिस्टर्ब हो जाती है। कैंसर हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के कारण क्या होता है, बहुत सारे कैंसर में ही माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन देखा जाता है। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, क्योंकि जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है वहां कोई भी बीमारी होगी तो इन लोग भी अफेक्ट होते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हो गए, कीमोथेरेपी के ड्रग्स हो गए, इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं।
आज के कुछ क्वेश्चंस।